अब देखते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन किस तरीके का है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी में, निम्नलिखित में से किसमें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा के गुणक क्या होता है कि अगर आपके पास बैंक के पास 100 रुपए हैं, अगर बैंक के पास उसकी पूंजी में 100 रुपए हैं तो वो 1000 रुपए तक का लोन बांट सकता है, यानी कि वो उसे 10 गुना बना सकता है। तो बस यही पूछ रहा है ये कि इसमें से कौन सा वृद्धि कर सकता है। ए, बैंकों में आरक्षित निधि नकदी निधि अनुपात जो कैश रिजर्व रेशो होता है CRR, या बी, बैंकों की सांविधिक चल निधि अनुपात जो SLR होता है, ठीक है, और सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, या डी, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो डी तो आप तुरंत का तुरंत इलिमिनेट कर देंगे कि देश की जनसंख्या की वृद्धि से तो मुद्रा के गुणक में कोई वृद्धि नहीं होती। फिर हाँ, तो मैंने कहा था कि बैंक के पास 100 रुपए जमा है तो वो उससे आगे लोन 1000 रुपए तक का बांट देता है। तो यही है कि जो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी, लोग बैंकों में अपने पैसे जमा करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वो उसे और ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, उसे मुद्रा में गुणक में वृद्धि हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि करके हम मुद्रा की गुणक में वृद्धि कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। यानी कि ऐसा होता है किसी भी चीज की, इसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई, इन्फ्लेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और हम शुद्ध भाषा में से जो अपनी आम बोलचाल की भाषा है उसमें से महंगाई कहते हैं। तो महंगाई किस तरीके से बढ़ती है, या तो किसी वस्तु की मांग बहुत बढ़ जाए तो भी वो महंगी हो जाएगी, या उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, ठीक है। तो इन्हें डिमांड एंड सप्लाई अपने इकोनॉमी में एक बहुत प्रचलित एक कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये पूछ रहा है मांग प्रेरित, जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस मुद्रास्फीति में, मतलब मांग से, डिमांड से बढ़ने वाली जो महंगाई है उसके वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है ये विस्तारकारी नीतियां, और दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, चौथा उच्च क्रय शक्ति, और पांचवा है बढ़ती ब्याज दर। तो पांचवा तो आप तुरंत बढ़ती ब्याज दर को तो इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर सपोज करो किसी बैंक से आप लोन लेते हो और वो ब्याज दर उसकी बढ़ी हुई है तो आप लोन नहीं लोगे, और लोन नहीं लोगे तो पैसा आपके मार्केट में नहीं पहुंचेगा, और मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा तो लोग मांग भी सामान की कम करेंगे, ठीक है, नहीं खरीदेंगे, तो बढ़ती ब्याज दर तो नहीं होगा। तो ये जिन जिन में 5-5 है आप उसे हटा देंगे, यानी कि BCD हट गया, और इसका आंसर अपने आप ही A आ गया, 1, 2, 4, यानी विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, जब गवर्नमेंट करों में कटौती करती है और ब्याज आदि में छूट देती है तो उससे लोगों के पास पैसा बढ़ता है और वो उनकी मांग बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर है A। आर्थिक मंदी के समय, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो जब आर्थिक मंदी होती है तो इनमें से कौन सा कदम उठाया जाता है। ऑप्शन है, कर की दर में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना, करों की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना, ठीक है। पहला है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है तो लोग लोन कम लेते हैं, क्योंकि उसके लिए ब्याज आपको ज्यादा भरना पड़ता है बैंक से, और अगर पैसा मार्केट में नहीं पहुंचेगा इस तरीके से तो मंदी आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि अगर पैसा मार्केट में नहीं होगा तो लोगों की खरीदी भी कम होगी, तो इससे आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका ए तो आंसर नहीं होगा। फिर है सी को देखते हैं कि टैक्स, कर की दर में वृद्धि, यानी कि आपका अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो भी आपके पास धन कम होगा और फिर आपकी खरीदारी भी उससे इफेक्ट होगी, तो आर्थिक मंदी में ये भी एक कदम नहीं हो सकता, करों की दर में वृद्धि करना। फिर है सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में कमी करना। अगर सार्वजनिक परियोजना में के व्यय में कमी कर दें, यानी कि जैसे कोई सड़क बननी है, अगर वो उसमें ये कोशिश करें आर्थिक मंदी के समय कि हम सड़क नहीं बनाएंगे, तो जो उसमें मजदूर लग रहे थे, जो भी मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा। उसमें जैसे मनरेगा है, ये सब सार्वजनिक परियोजना के तहत इन्हें रोजगार मिलता है। तो अगर ये परियोजनाओं में व्यय में कमी कर दे तो जो वो मजदूर हैं उनके पास पैसा नहीं होगा। अगर उन पास पैसा नहीं,
और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे, तो मंदी की स्थिति तो बनी रहेगी। तो इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि आंसर इसका बी होगा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कि उस टाइम पे हम सड़क, रेल या जितने भी पुल आदि हैं इन्हें बनाएंगे तो इस पे जो रोजगार है उसमें वृद्धि होगी, सरकार पैसा खर्च करेगी, खरीदने में खर्च करेगी, उनको उनकी सैलरी देने में खर्च करेगी, तो इससे पैसा धन मार्केट में आएगा और लोगों की जो खरीदारी है, कंजप्शन है, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे आर्थिक मंदी पे कम करने में सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अन्य एक क्वेश्चन है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। तो कहते हैं कि बाजार मांग एक वस्तु की कब बढ़ सकती है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। जैसे सपोज करो कि कॉफी है, कॉफी की स्थानापन्न चाय है, हम कॉफी की जगह चाय भी पी लेते हैं। अगर कॉफी महंगी हो रही है तो आप चाय पीना शुरू कर दोगे। ठीक है, यानी कि अगर कॉफी महंगी होती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कॉफी महंगी होती है, तो आप चाय पीना शुरू कर दोगे, यानी कि चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। दूसरा है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। अगर वस्तु घटिया उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो घटिया किस्म की वस्तुएं नहीं खरीदता, बल्कि वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदना पसंद करता है। और अगर आय में कमी होती है तो वो घटिया किस्म की वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर चौथा है, इसकी कीमत घटती है। हाँ, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो लोग उसे फिर खरीदना पसंद करते। सपोज करो जब प्याज आपकी 100 रुपए किलो होती है तो आप उसे आधी किलो खरीदते हो या एक पाव खरीदते हो, लेकिन वही प्याज जब 30 रुपए किलो हो जाती है तो आप पूरी 1 किलो खरीदते हो, 2 किलो खरीदते हैं, तो कीमत घटती है, तो उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन ए। फिर एक क्वेश्चन है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। तो काले धन के सृजन से सरकार की चिंता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। ए, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। बी, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। सी, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। या डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है ये काले धन के कारण होते हैं। ठीक है, लोगों से संपत्ति खरीदते हैं, संसाधनों का अपयोजन होता है, मतलब हम गलत तरीके से उन्हें खर्च करते हैं, अनुत्पादक गतियों में लगाते हैं, जवाहरात खरीदते हैं, गहना सोना भी खरीदते हैं हम काले धन से। फिर राजनीतिक दलों में चंदे भी दे जाते हैं। लेकिन ये छोटी समस्या है। इससे काला धन होता क्या है, काला धन वो धन होता है जिसपे हमने टैक्स नहीं भरा होता। ठीक है, तो जिसपे हमने टैक्स नहीं भरा तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास उसका पैसा, तो सरकार के पास कर अपवंचन होगा, यानी कर चोरी होगी, और कर चोरी होगी तो उसके जो सरकार का राजकोष है उसमें राजस्व की हानि होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है।